प्रिय विद्यार्थियों, आज मुगल प्रशासन का जो शेष रहा उस भाग के बारे में अध्ययन करते हैं। विशेष करके कल केंद्रीय प्रशासन के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज उनके प्रांतों के बारे में अध्ययन करते हैं कि प्रांतीय प्रशासन वो किस तरह का था। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी बादशाह होता था और उसी की देखरेख में प्रांतों का प्रशासन भी चलता था। लेकिन फिर भी केंद्रीय अधिकारियों द्वारा पूरे साम्राज्य का प्रशासन नहीं चलाया जा सकता, इसलिए उसने अपने राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त कर रखा था। प्रांतों को उस समय सूबा कहा जाता था और सूबा अनेक सरकारों में विभक्त था। सरकार को जिला यानी जिला स्तर का मानना चाहिए और उसके बाद में जो सरकारें थी वो परगना को एक तरह से उपखंड मानना चाहिए और इस तरह से परगने कई गांवों से मिलकर के बने होते थे। बाबर व हुमायूं को प्रांतीय प्रशासन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती उनके बारे में कि उसने क्या व्यवस्था की थी, और उनको समय भी नहीं मिल पाया क्योंकि बाबर ने तो केवल 4 साल शासन किया था और हुमायूं हमेशा अपनी समस्याओं से घिरा रहा, तो इसलिए उसने कोई ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं किया था। लेकिन इस पर जो काम किया था वो सबसे ज़्यादा शेरशाह सूरी ने किया था और शेरशाह सूरी का जो कार्य था उसको अकबर ने अपना लिया। अकबर ने अपने जो भी साम्राज्य था उनको 1580 में 12 विशेष करके प्रांतों में विभक्त कर दिया, तो 12 सूबों में विभक्त था। फिर बाद में उसने बरार, खानदेश, अहमदनगर आदि पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए इन पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर के जो सूबों की संख्या थी वो 15 हो गई। अबुल फजल जो उस समय का इतिहासकार था, अकबर का मित्र भी था, उसने आईने अकबरी में केवल 12 सूबों की जानकारी दी है, लेकिन उसके तुरंत बाद हमें जहांगीर के काल में 15 सूबों की जानकारी मिलती है। तो इसका मतलब है ये अकबर के अंतिम काल में ही 15 सूबे हो गए थे। यद्यपि जहांगीर ने 15 जो सूबे थे या जो साम्राज्य था उसके बाद उसने कांगड़ा पर विजय भी प्राप्त की थी, लेकिन उसने अलग राज्य नहीं बनाया बल्कि लाहौर में ही मिला दिया। सांझा के समय उसने अपने इन सूबों का पुनर्सीमांकन किया और इसके बाद उसने कश्मीर, ठट्टा, उड़ीसा आदि 3 नए प्रांत बना दिए। इसलिए उनके समय सूबों की संख्या कितनी होगी, यानी जो पहले 15 थे और अब 3 और हो गए, तो इसलिए सांझा के समय कुल 18 होगा। लाहौर, मुल्तान व बंगाल से ये ऊपर वाले सारे पृथक किए गए थे। औरंगजेब ने 2 और दक्षिण के राज्य जीते, एक बीजापुर 1686 में, एक गोलकुंडा 1687 में, और दोनों को उसने अलग यानी पृथक राज्य बना दिया। इसलिए उनके काल में यह संख्या 20 हो गई। लेकिन कई इतिहासकारों ने यह बताया है कि औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 21 थी। इसलिए सबसे विस्तृत साम्राज्य भी उन्हीं का था और प्रांतों की सबसे ज़्यादा संख्या भी औरंगजेब के समय थी। प्रांतीय प्रशासक को जनसाधारण की भाषा में सूबेदारी कहा जाता था, बाद में उसे नाजिम भी कहा जाने लगा। लेकिन सूबेदार वो व्यक्ति होता था जो बादशाह का विशेष कृपापात्र व वीर सैनिक होता था, उसको नियुक्ति वहाँ पर शासन व्यवस्था कायम करने के लिए स्थापित की जाती थी। लेकिन कभी कभी जो सूबेदार हैं वो बड़े पावरफुल हो जाते थे और कई गड़बड़े भी करते थे जिसकी सूचना बादशाह तक नहीं पहुँचती थी। वित्त विभाग के ये ज़्यादा जानकार होते नहीं थे। हाँ, सूबेदार अपने प्रांत का सर्वोच्च सैनिक व असैनिक अधिकारी होता था। लेकिन 1586 में सूबेदार पर भी नियंत्रण करने के लिए अकबर ने एक नए अधिकारी की नियुक्ति की जिसको दीवान कहा गया। अब दीवान सूबेदार पर शक्ति नियंत्रण का एक साधन हो गया और दीवान पर सूबेदार, कहने का मतलब शक्ति संतुलन वहीं पर बढ़ गया। और तीसरी बात एक और देखने को मिली हमें, वो ये कि प्रांतों के अंदर वित्त की, राजस्व की, क्योंकि जानकार आदमी, इसके वित्त का विद्वान आदमी को वहाँ पर नियुक्त किया जाता था, इसकी व्यवस्था और अच्छी तरह से हुई। इसलिए दीवान का पद भी वहाँ पर आया। दीवान है वो सूबेदार के प्रति वफादार नहीं होता था, उसके प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता था। जिस तरह सूबेदार की नियुक्ति बादशाह करता था, दीवान की नियुक्ति भी बादशाह ही करता है और दोनों को ही स्थानांतरित किया जाता था। एक जगह से हटा करके दूसरी जगह नियुक्त भी किया जा सकता था और बादशाह चाहता तो उनको पद से भी हटा देता था।
सूबेदार है वो फौजदारी मुकदमे देखता था प्रांत के, तो दीवानी के मुकदमे सारे दीवान देखता था। उसके बाद दूसरा जो पद आता है वो है बख्शी। जिस तरह से केंद्रीय प्रशासन में मीर बख्शी होता था, इसी तरह से प्रांतों में भी बख्शी होता था। सेना की संपूर्ण व्यवस्था करना, उनका साजो सामान, जितना लाव लश्कर जो भी चाहिए, उसकी पूर्ति का उत्तरदायित्व बख्शी पर ही होता था। कहने का मतलब ये एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए जो सब चीज़ों की व्यवस्था करे। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वह कोई वीर सैनिक हो, लेकिन सेना का अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। प्रांतों में केंद्र की भांति यहाँ भी सदर का पद होता था। कभी कभी ये सदर का पद है वो काजी के पास ही रहता था, विशेष करके सदर धार्मिक कार्यों के लिए, तो काजी न्याय के लिए होता था। अनुदानों, उत्तराधिकार व अन्य विवादों का निपटारा करने के लिए अकबर के समय एक मीर ए अदल नामक अधिकारी की भी नियुक्ति की गई थी। बड़े नगर व राजधानी जैसे बड़े शहर होते थे, उनकी सुरक्षा, शांति व्यवस्था उनके लिए कोतवाल होता था, और कोतवाल की सहायता के लिए उनके पास एक पुलिस भी होती थी। अब आता है सरकार। देखिए, पहले हमने पढ़ा कि केंद्र प्रांतों में विभक्त था, तो अब है प्रांत है वो भी सरकारों में विभक्त था। सरकार जिला स्तर की कमाना चाहिए हमें। उसमें भी 3-4 अधिकारी होते थे: खजानदार, अमलगुजार, बितकची, फौजदार। फौजदार जिस तरह सूबेदार का काम प्रांत में था, सरकार में फौजदार का था। कानून व्यवस्था, सारी व्यवस्था उसी की थी। अमलगुजार की सहायता भी करता था। अमलगुजार राजस्व का अधिकारी होता था, और खालसा भूमि आदि का राजस्व वसूल करना उसी का काम था। तो बेतकची एक लिपिक था जो अमलगुजार के अधीन था, सारा रिकॉर्ड वही रखता था। और खजानदार ये खजांची कोषाध्यक्ष होता था। कोष के अंदर कितना पैसा आया, कितना गया, ये सारा इसी की उत्तरदायी थी। तो यहाँ पर काजी भी होता था जो जिले के अंदर दीवानी मामले या फौजदारी मामले, इनमें काजी से संबंधित जो भी मामले होते थे वो न्याय का काम यही करता था। बाकी न्याय का दीवानी संबंधी मामले हैं वो ज़्यादातर दीवानी या दीवान के द्वारा ही, अमलगुजार के द्वारा ही निपटाए जाते थे। अब इसी तरह का शासन परगने का प्रशासन था। परगने का महत्वपूर्ण कार्य सिकदार के हाथ में। सिकदार वही फौजदार की तरह होता था, शांति व्यवस्था बनाए रखना, और इसके पास छोटी सी एक सेना या पुलिस की टुकड़ी होती थी जिसमें वो अमन चैन का काम करता था। इसकी सहायता के लिए या राजस्व वसूली के लिए आमील नाम का वित्तीय अधिकारी होता था जो किसानों से लगान आदि वसूल करता था, और इसकी सहायता के लिए कई और भी काम। अकबर ने एक ऐसी व्यवस्था भी की थी कि उसने एक ऐसा क्षेत्र का सर्वे करवाया जिसे 1 करोड़ दाम की इनकम हो। ये पूरे राज्य में तो नहीं बल्कि बहुत से हिस्से के अंदर उसने करवाया कि 1 करोड़ का इनकम वाला क्षेत्र एक अधिकारी के पास नियुक्त किया जाए, और उस अधिकारी को किरोड़ी ही कहा जाता था। ये किरोड़ी व्यवस्था थी जो राजस्व वसूली के लिए उसके थोड़ी सी उसको सुविधा होगी, क्योंकि 1 करोड़ के दाम के इनकम वाला क्षेत्र एक के पास, अगले 1 करोड़ की इनकम वाला दूसरे अधिकारी के पास। इस तरह की किरोड़ी व्यवस्था भी अकबर के समय की गई थी। फौजदार, कानून को कारकुन आदि सिकदार आदि की सहायता के लिए होते थे, आमिल की सहायता के लिए होते थे। सारा का सारा रिकॉर्ड है वो फारसी भाषा में लिखा जाता था। शाहजहां के काल में परगना व सरकारों के बीच में एक और नई व्यवस्था स्थापित की थी जिसे चकला कहते हैं, जिसके अंदर 1-2 परगने या कई गांवों का समूह होता था। गांव के मुखिया जो प्रारंभ में थे वो इसी तरह से खुद मुकदम चौधरी ये होते थे। उनकी सहायता के लिए एक पटवारी होता था। मुकदम शांति व्यवस्था का काम देखता था, तो पटवारी वसूली का, भूमि नाप का आदि काम देखते थे। उस समय गांवों को मोचा कहा जाता था। अब है मुगल अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा प्रणाली थी वो किस तरह की थी। देखिए, मुगलों ने सोने, चांदी और तांबे तीनों धातुओं के सोने सिक्के चलाए थे। बाबर के काल में काबुल में एक चांदी का सिक्का चला था जिसे शाहरुख कहा जाता था, और कंधार में उसने बाबरी नाम का सिक्का भी चलाया था। कुछ समय तक ये सिक्के चलते रहे, लेकिन शेर शाह को मुद्राओं का राजकुमार कहा जाता है। उसने 180 ग्रेन का यानी लगभग 14 ग्राम का शुद्ध चांदी का रुपया चलाया,
जो 175 ग्रेन चांदी का होता था, और ये अंग्रेज़ों के समय तक चलता रहा। ये अंग्रेज़ों के समय तक चलता रहा। इसलिए आधुनिक भारत की मुद्रा का नाम शेरशाह द्वारा चलाई गई मुद्रा रुपया ही है, आज भी है। उस समय भी इसे रुपया कहा जाता था, आज भी रुपया ही कहा जाता है। अकबर ने मुगल मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित जरूर किया। 1577 में उसने दिल्ली में एक शाही टकसाल की नींव रखी और ख्वाजा अब्दुल समद को इसका मुखिया बनाया। ख्वाजा अब्दुल समद अच्छा कलम का कलाकार था, सुंदर लिखावट थी, इसलिए उसे श्री कलम की उपाधि प्रदान की गई। अबुल फजल के अनुसार 1575 के अंदर मुगल साम्राज्य के अंदर बहुत सी टकसालें थी, और अबुल फजल कहता है कि सोने के लिए जो अलग से टकसाल थी वो 4 थी, तो चांदी के लिए 14 टकसालें थी, और तांबे के सिक्कों के लिए 42 टकसालें थी, और टकसाल का अधिकारी एक दरोगा होता था। दरोगा की देखरेख के अंदर ही ये सिक्के ढलते थे। इसलिए सिक्के ढलने के सिक्के पूरा दृष्टि से सुंदर होने चाहिए, उस पर जो सिंबल वगैरह हैं वो सही